लीगल स्टडीज के चैप्टर 4 का फोर्थ पार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपका है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उससे पहले कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। फिर आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स करेंगे एंड फंडामेंटल ड्यूटीज करेंगे। आज हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 29 और 30 आपका आता है। उसके बाद होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 होता है। बीच में बचता है आर्टिकल 31, वो हमारा राइट टू लीगल प्रॉपर्टी होता था, जिसको फंडामेंटल राइट्स से निकाल के अब जो है लीगल राइट्स के अंदर डाल दिया। उसके लिए अलग से जो है रूल बुक्स बन गई है, उसमें उसको ऐड किया गया है। तो अब आप आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं पढ़ते हैं, उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। सो वी हैव 29 आर्टिकल, 30th आर्टिकल एंड 32nd आर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 29 है कल्चरल एजुकेशनल राइट्स के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। 9 जो है आर्टिकल 29, ये आपका जो है सबसे पहले डेफिनेशन देता है व्हाट डू यू मीन बाय माइनॉरिटी। माइनॉरिटी वो लोग होते हैं जिनके अपना एक डिस्टेंट, सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर आप किसी को माइनॉरिटी नहीं कहते कि इनकी पॉपुलेशन कम है इसीलिए ये माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी आप किसी को ऐसे कह सकते हो कि जिसका एक अपना डिफरेंट कल्चर हो, लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, और वो उसको बचा के रखना चाहते हैं। तो आपका जो ये आर्टिकल 29 है वो ये कहता है जितने भी सरकारी स्कूल होंगे, स्कूल फंडेड स्कूल्स होंगे, आपके जो है स्टेट फंडेड स्कूल्स होंगे, वहाँ पे आप किसी माइनॉरिटी को आप एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते हो। तो इट प्रोहिबिट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, कि जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने किसी भी प्रकार से आपकी स्टेट की मदद ले रखी है, चाहे वो ग्रांटेड लैंड ले रखी हो, चाहे टैक्स एजम्पशन ले रखा हो, कुछ भी इस तरह से ले रखा हो, वो मना नहीं कर सकता किसी बच्चे को इस आधार पे कि आप माइनॉरिटी हो, धर्म का आपका अलग है, रेस, कास्ट, लैंग्वेज अलग है, इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं दे रहे। तो जनरली क्या होता है, जितने भी स्कूल्स होते हैं उसने किसी ना किसी वे में सरकार से थोड़ी हेल्प ली ही होती है। सरकार का चाहे वो लैंड सस्ता ले रखा हो, चाहे टैक्स बेनिफिट ले रखा हो, तो किसी ना किसी फॉर्म में जो है उन्होंने सरकार की मदद ली होती है। तो ये कहीं ना कहीं हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। फिर होता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये पढ़ो आप। तो आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे माइनॉरिटीज में हमारे में बता देती हूँ कौन से होते हैं: पारसी, जोरास्ट्रियन, सिख, मुस्लिम, आपके बुद्धिस्ट, जैनी, ये आपके माइनॉरिटी का पार्ट बनते हैं। ये अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं अपने जो है माइनॉरिटी ग्रुप के बेसिस पे, और इनको कोई मना नहीं करेगा। प्लस इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसे नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सरकार की तरफ से मदद मिलती है, वैसे ही इनको भी, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी सरकार की तरफ से वैसी ही मदद मिलेगी। ये दोनों आर्टिकल्स क्लियर है? क्रिश्चियंस भी माइनॉरिटी होते हैं, हिंदूज आर मेजोरिटी इन दिस कंट्री। ठीक है, देन हमारा आता है, अब ये जो है जाट्स है, मेरे ख्याल से ये भी आपका वो माइनॉरिटी राइट मांग रहे हैं, बट उनको मिल नहीं रहा है, उनको हिंदू की कैटेगरी में ही डाला जा रहा है। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि आपका अगर कोई भी ऊपर का फंडामेंटल राइट चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो। अभिदीप पढ़ो। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं, ऊपर के हमने जितने आर्टिकल्स पढ़े 14 से लेके आपके 30 तक, उसमें से अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो या हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो आर्टिकल 32 लगेगा, और हाई कोर्ट के पास गए तो आर्टिकल 226 लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। दिस वाज द लास्ट फंडामेंटल राइट। अब हम आते हैं एक अलग से लोगों की भलाई के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करा गया है, जिसमें पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजंस जो हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं, दूसरे किसी की ह्यूमन राइट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। अब पीआईएल का दूसरा नाम होता है सोशल एक्शन लिटिगेशन। ये भी आर्टिकल 32 का ही सब पार्ट बनता है। इसके अंदर क्या है कि लोग लेटर लिख सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सर्टेन ग्रुप, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं,
जो कोर्ट जाने से डरते हैं या कोर्ट नहीं जा पाते हैं, उनके बिहाफ पे अगर कोई पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन लेटर भी लिख दे कोर्ट को, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, तो ये केस स्टार्ट हो जाता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एंड आपका वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कौन कौन आते हैं, सबसे पहले ये देख लो। जो लोग जेल में हैं, जो लोग पुलिस वायलेंस के शिकार हैं, फोर्स बॉन्डेड लेबर, माइग्रेंट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, चाइल्ड वर्कर, रिक्शा पुलर, यू कैन से विमेन ऑल्सो, इन सम केसेस स्लम ड्वेलर्स। प्लस आप लेटर नहीं लिख रहे हैं बट अगर न्यूज़पेपर में भी किसी तरह से रिपोर्ट आई है, उसके द्वारा भी जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है वो केस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लेटर्स, इसके अंदर आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी काउंट होती हैं, और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कौन कौन आता है, किसी दो का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मोर लाइक डायरेक्शंस, इनकी कुछ खासियत है, ये सब हम पढ़ेंगे अब। वानी आप स्टार्ट करो बेटा। ठीक। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल सबसे पहले आपके आर्टिकल्स 36 से लेके 51 तक कवर होते हैं, पार्ट 4 का आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 बनते हैं, और ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो अगर कोई भी स्टेट कानून बनाती है, कुछ भी करती है, तो उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए। सेलिएंट फीचर्स आर इम्पोर्टेंट आपको करके जाने हैं। सबसे पहले स्टेट की ड्यूटी है कि जब भी वो प्रिंसिपल्स बनाएंगे, कोई कानून बनाएंगे, तो लॉज एंड पॉलिसीज बनाते वक्त उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होगा, ताकि सामाजिक और आपका जो है जनजाति का आपका डेवलपमेंट हो सके, उसका उद्धार हो सके, उनकी ग्रोथ हो सके। देन ये जो है इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का डिफरेंस याद रखना। फंडामेंटल राइट्स सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, और आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं। ये कहीं लिखना हो तो लिख लो। फंडामेंटल राइट आर सिविल एंड पॉलिटिकल इन नेचर, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इकोनॉमिक एंड सोशल इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सिएबल। अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उसको आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। तो सबसे पहले है कि एनफोर्सिएबल नहीं है। देन आपका सुप्रीम कोर्ट हैज रेज द स्टेटस ऑफ मेनी प्रोविजंस एज फंडामेंटल राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से निकाल के फंडामेंटल राइट में डाली गई है, जैसे कि राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है। इनको जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उठा के फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बनाया गया, आर्टिकल 21 के अंडर इनको ऐड किया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो एम होता है वो लोगों की भलाई होती है, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करी जाती है। देन लास्ट है कि प्रिंसिपल्स जो हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये इनकम इनक्वालिटी और सोशल इनक्वालिटी को दूर करते हैं, इसलिए इनको सोशल और इकोनॉमिक राइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये इनकम इक्वालिटी को भी एलिमिनेट करते हैं और कास्ट स्टेटस इसके बेसिस पे भी इनक्वालिटीज को हटाते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं, कोई आपको मैक्सिमम 4 फीचर्स आने चाहिए। अब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, हम 36 से शुरू करते हैं। सबसे पहला 36 आर्टिकल जो है वो है राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिविंग फॉर बोथ मेन एंड वेमेन। ये कमाने का जरिया होना चाहिए। इसको उठा के जो है इन्होंने उसके अंदर भी डाल दिया आर्टिकल 21 में, जो है कमाई के लिए। देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वेमेन। ये आपका सोशल राइट बनता है कि सोशल भी और इक्वल भी है, इकोनॉमिक भी है, कि पैसा भी मिलना चाहिए और बराबर पैसा मिलना चाहिए। राइट टू हेल्दी वर्किंग कंडीशन, इसको भी जो है राइट टू लाइफ का पार्ट बनाया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, लीगल एड फॉर सिक्योरिंग जस्टिस। विलेज पंचायत होनी चाहिए, जिसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दिया गया। देन आपका राइट टू वर्क है, जिसको अगेन फंडामेंटल राइट का पार्ट बनाया गया। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन वर्क। मटर्निटी लीव, मटर्निटी लीव जो है अभी काफ़ी सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं, पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई कोई फॉलो करता है। तो अगर जो नहीं फॉलो कर रहा है तो उसको केस नहीं करेंगे। तो इसमें ये होता है कि अगर कोई लेडी का बेबी होता है तो किसी को 3 मंथ्स की छुट्टी मिल जाती है पेड लीव, किसी को 6 महीने की पेड लीव मिल जाती हैं। तो अभी फिलहाल 6 महीने का वो चल रहा है हिसाब किताब, बट काफ़ी कंपनीज नहीं देती हैं। दैट डजंट मीन कि आप उनके ऊपर केस कर दोगे, बिकॉज दे आर नॉट एनफोर्सिएबल। देन आपके इसी तरह से कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ये सब आपके जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। दो यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट आप एक इसको रीडिंग ज़रूर दे देना। वी रियली डोंट नो कहाँ से क्या पूछ लें। तो जिसके अंदर आपका जो है मेटर्निटी रिलीफ 42 था। लिविंग वेज कंडीशन जो है ये भी आपका 42 का पार्ट है। 43 में आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज आती हैं, जो गांधीयन प्रिंसिपल्स पे थी। इंडस्ट्रीज का बनाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है 44 है आपका।
देन प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें चाइल्ड माल न्यूट्रिशन वगैरह के ऊपर फोकस करते हैं कि बच्चे जो हैं उनका हेल्थ केयर डेवलपमेंट अच्छा हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोग्राम्स निकाले हैं। ये आर्टिकल 45 है। एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ये आपका 46 बनता है। 47 जो है जिसके अंदर शराब ड्रग्स अदर देन मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बट अगर आप लो तो कोई कोर्ट में नहीं लेके जाएगा आपको, ये आपका 47 है। देन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री होना चाहिए, स्लॉटर ऑफ काउ नहीं होना चाहिए, जो गौ हत्या के ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है, ये हमारा 48 है। देन सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपका जो है 49 है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स आपका 50 है। सेपरेशन नहीं, मॉन्यूमेंट्स आई थिंक 49 है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये 50 है। और 51 आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना है। ये आपके फंडामेंटल राइट है, इनको एक रीडिंग ज़रूर दे देना। आज तक यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं आए, बट हमें नहीं पता क्या पूछ ले यहाँ से, तो हम इसको करते हैं। साथ वाला जो सेक्शन है पेज 127, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ पूछो। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिव एनी टू एग्जाम्पल जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी से उसके प्रिंसिपल्स निकाल के उसे फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट किया हो। ये क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर का या 2 नंबर का 3 नंबर का डाला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज रेज द स्टेटस ऑफ मेनी प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू दैट ऑफ फंडामेंटल राइट। काफी सारे डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट किया गया है, जिसको ये माना जाता है कि अगर ये चीजें नहीं मिलती हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर फंडामेंटल राइट ना बनाया जाए, तो लोगों का जो राइट टू लाइफ है वो हैम्पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, prior to 2002 elementary education for children between 6 to 14 एज ग्रुप वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे फंडामेंटल राइट बनाया था 2002 में। तो सबसे पहली चीज जो डीपीएसपी से उठ के फंडामेंटल राइट्स में गई है, डीपीएसपी में और एफआर में भी है, वो आपकी है आर्टिकल नंबर आपका जो है एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको 21 का ही 21A बनाया गया। उसके बाद दूसरा एक और एग्जाम्पल है राइट टू लाइवलीहुड, ये भी हमारा डीपीएसपी का पार्ट था, इसको भी फंडामेंटल राइट बनाया गया है, विच इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफन रेड विद राइट टू लाइफ एज फंडामेंटल राइट। तो उसको भी राइट टू लाइफ में डाला गया कि कमाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। Supreme Court have often directed state to rehabilitate slum dwellers whenever they are evicted on the grounds of encroachments. Eviction without rehabilitation closer to their workplace amounts to violation of their right. कि अगर आप झुग्गी झोपड़ियां हटा रहे हो, वहां से स्लम डिवेलर्स को निकाल रहे हो, धक्के मारो, तो उनके रहने की दूसरी जगह दो। ये काफी इशू है। तो उनको रहने के लिए सरकार जगह देती है, फिर दोबारा कहीं और झुग्गियां बना लेते हैं, ये बात अलग है। तो उनको जो है वर्क के, उनको अगर आप कहीं से एविक्ट कर रहे हो, कहीं से निकाल रहे हो, तो उनको रहने की दूसरी जगह दो। ये भी आपका जो है उसके अंदर राइट टू लाइफ का पार्ट बनता है। एक बार ये रीड करो, कोई डाउट है मुझसे पूछो। नेक्स्ट अब हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स। ये पार्ट 4 है, पार्ट से याद रखना, सीधा पूछते हैं ये। पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, the Constitution prescribes fundamental duty of every citizen, and that certain code and behavior are expected to by the citizens. The salient features of fundamental duties are, सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन एनफोर्सिएबल होती हैं। तो अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाते तो आपको कोई जेल में नहीं डालने वाला है। ये एक तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं कि ये फॉलो करने चाहिए। अगेन, ये सिटीजन्स के लिए होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो सरकार को फॉलो करने चाहिए, प्रिंसिपल आपके लॉज बनाते हुए, बट सिटीजन्स को जो फॉलो करना चाहिए वो है फंडामेंटल ड्यूटी। दे रिमाइंड सिटीजन नॉट टू बिहेव irresponsibly but help of building a free democratic and strong society. The directive principles are for state, are for government, whereas fundamental duties are for citizen. तो फंडामेंटल ड्यूटीज में सबसे पहले संविधान की रिस्पेक्ट करो, हमारे झंडे की रिस्पेक्ट करो, हमारे जनगण मन की, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो। ठीक है। तो अगर सिनेमा में गए हो और जनगण मन बज गया है और नहीं खड़े हो रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि जेल में डाल देंगे, बट हाँ आपको खड़ा होना चाहिए। इट्स मोर लाइक दैट। चेरिशिंग एंड फॉलोइंग द नोबल आइडियाज ऑफ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो हमारे देश ने जो है इतनी आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसको चेरिश करना चाहिए। अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये मेंटेन करनी चाहिए। डिफेंडिंग द कंट्री एंड रेंडरिंग नेशनल सर्विस व्हेन एवर कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब देश के ऊपर हमला हो जाए, हमें आर्मी वाले कम पड़ जाए, तो आपको जाना होगा अपने देश को बचाने के लिए। Promoting harmony amongst relation, linguistic, regional diversity, and renouncing practice derogatory to women's dignity.
हर धर्म को इक्वालिटी देनी चाहिए, वुमेन्स को इक्वालिटी देनी चाहिए, बट अगर नहीं भी करो तो कोई जेल में नहीं डाल रहा है आपको। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज एंड कल्चर, अपने कल्चर को मेंटेन करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग नेचुरल एनवायरनमेंट, बट अब गाड़ियां चला रहे हो उससे पोल्यूशन निकल रहा है तो कोई जेल में नहीं डालेगा। डेवलपिंग द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, तो एक तरह से आपका साइंस और ह्यूमैनिटीज पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। देन सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, एब्जूरिंग वायलेंस नहीं करना चाहिए। स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस एंड रेजिंग टू द नेशन टू हायर लेवल, अपने देश को ऊंचाइयों पे लेके जाओ। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बाय देयर पेरेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर, इसको फंडामेंटल ड्यूटीज में लेटर ऑन ऐड किया गया था कि 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चे को पढ़ाना चाहिए। तो ये डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों का पार्ट बनता है। हमारी टोटल 11 ड्यूटीज है। एक बार पढ़ो, कोई डाउट है पूछो। अगला टॉपिक है कंप्लेंट मैकेनिज्म ऑफ क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। द क्वाजी जुडिशियल बॉडीज टिपिकली आर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज विच आर अंडर द रेल्म ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो सबसे पहले क्वाजी जुडिशियल बॉडीज जो होती हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होती हैं, एंड आर लार्जली बिस्टोर्ड विद अथॉरिटी टू सिमिलर टू कोर्ट्स। तो इनके पास जो पावर है वो कोर्ट्स के बराबर की होती है। दीज बॉडीज हैव द पावर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स and also impose punishment. Example of quasi-judicial bodies are National and State Human Rights Commission, Central and State Information Commission, Consumer Redressal Forum and Commission, Income Tax Tribunals, etc. तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनती हैं और इनके दायरे में रह रहे कि अगर कुछ गलत हो रहा है उस गलत को ठीक करने का काम इनका होता है, जिसमें किसी को ये फायदा देते हैं और किसी को ये पनिशमेंट देते हैं। यहाँ तक समझ में आया? Some of these bodies relating specifically to human rights are discussed in this chapter। इसमें human right वाली बातों को हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो some of these जो है हम human right related जो issues हैं या human right related जो bodies हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है National Human Rights Commission, National Commission for Minority, National Commission for Women, National Commission for SC, National Commission for ST। ये जो है इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस और ट्रांसपेरेंट बॉडीज हैं। इनके लिए स्पेशली कानूनी लाइंस इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसपेरेंट बॉडीज हैं, इनकी वर्किंग एकदम क्लियर होती है और ये हर जो बॉडी है इसके पीछे कोई ना कोई एक्ट पास हुआ है तभी जाके ये एग्जिस्टेंस में आई हैं। एंड ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए, नेशनल स्टेट ह्यूमन राइट्स के लिए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 आया था, 1 मार्कर। ठीक है, तो नेशनल हर ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, हर इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी ना किसी का एक्ट कोई ना कोई पास हुआ है। अब आप आते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अभी इसके अंदर सारा कॉम्पोजिशन है अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का आर्टिकल आपका सॉरी जो एक्ट पास हुआ था वो 1993 में ह्यूमन राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट था। इसके द्वारा जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी बनी और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी बनी। अब हम नेशनल कमीशन का कॉम्पोजिशन देखते हैं, पूछ लेते हैं। सबसे पहले इसका एक चेयरमैन होता है जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। द अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर वन मेंबर हु इज फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहले एक जज रह चुका हो, ये कॉम्पोजिशन है। ठीक है, एंड 2 अदर मेंबर्स विद नॉलेज और एक्सपीरियंस इन द मैटर रिलेटिंग ऑफ ह्यूमन राइट, 2 और ऐसे लोग जिनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स के मामले में, जिन्होंने काफी वर्क कर रखा है। देन एक सेक्रेटरी जनरल होता है जो सीईओ का रोल निभाता है of the commission, who largely discharge administrative duties. The chairperson and the members are appointed by president of India। इन सबकी हायरिंग का जो वो जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर जाता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर से जाता है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो लिस्ट आती है वो कौन कौन देता है, किस किस के साइन होते हैं उस लिस्ट के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा का स्पीकर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये सारे उस लिस्ट पे साइन करते हैं, तब जाके प्रेसिडेंट उस लिस्ट को अप्रूव करता है। देन ये जो है, ये जो लिस्ट बनती है इसमें जो जितने भी जजेस को चुना जाएगा उन सबको चुनने से पहले सीजीआई, जो करंट सीजीआई होगा, उसकी परमिशन लेना जरूरी है। उसकी जब तक हाँ नहीं होगी तब तक वो लिस्ट पे जजेस का, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिलेटेड जजेस हैं, उनका नाम नहीं कर सकते। द गवर्नमेंट ऑल्सो अपॉइंट्स पुलिस ऑफिसर, इसके अंदर पुलिस ऑफिसर होता है ताकि इन्वेस्टिगेशन करी जा सके। एंड काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल एंड साइंटिफिक पर्सोनल्स भी होते हैं। नेशनल कमीशन का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और स्टेट कमीशन हर स्टेट के अंदर अंदर अलग अलग बनी हुई हैं।
नेक्स्ट हम आते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशंस के ऊपर। तो इसके अंदर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने की इनकी पावर है, इंटरवीन इन द कोर्ट प्रोसीडिंग, इंस्पेक्शन ऑफ जेल्स, अवेयरनेस एंड सैनिटाइजेशन सेंसिटाइजेशन, और फिर हम इनका कंप्लेंट मैकेनिज्म करेंगे। गुनगुन। तो सबसे पहले आता है इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले कमीशन का काम होता है इंक्वायरी करने का, जो उनके पास कंप्लेंट आई है उसकी जांच पड़ताल करने का। तो अगर इनके पास जो है जानना कि किसी ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, कुछ गलत हुआ है, लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है किसी पब्लिक सर्वेंट की वजह से, तो इसके ऊपर ये जांच पड़ताल करते हैं। ये जांच पड़ताल कैसे शुरू हो सकती है? या तो किसी ने उनके पास कंप्लेंट करी हो, लेटर लिखा हो, या फिर ये खुद से भी इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको सुओ मोटो कहते हैं। सुओ मोटो कब होता है? जब इन्होंने कोई न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी और उसके बेसिस पे इन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी। एंड जनरली ये सुओ मोटो का जो एक्शन होता है वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए फेवर में उनके किया जाता है। इट इज़ मोर लाइक अ सिविल कोर्ट, इट्स नॉट लाइक अ क्रिमिनल कोर्ट, इट्स मोर लाइक अ सिविल कोर्ट, जिसके अंदर जो है बहुत सारी फर्दर पावर दी जाती है। ये जिसको विटनेस हैं, जितने भी गवाह हैं, उनको बुला सकते हैं, उन्हें जो है कसम खिलवा के उनसे जो है जितने भी इंफॉर्मेशन निकलवानी होती है वो निकलवा सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट उनको बुलवाना हो, मंगवाना हो, वो कर सकते हैं। एफिडेविट वगैरह कर सकते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स निकलवा सकते हैं, पीछे का कुछ डेटा निकलवाना हो, और एग्जामिन कर सकते हैं, फर्दर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं विटनेस से। एक बार जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है, कमीशन जो है, या तो अगर कोई सरकारी अधिकारी है जिसने कुछ गलत करा है तो उसकी गवर्नमेंट अथॉरिटी को रेकमेंड करते हैं कि इसने ये गलत करा है, ही इज द परपेट्रेटर ऑफ द ह्यूमन राइट, उसने जो है मतलब कि ह्यूमन राइट्स क्या खराब करा है, खा गया है, इस तरह से। रिकमेंडेशन के अंदर आप जो है रेकमेंड कर सकते हो कि इसको इतनी पेमेंट, इतना कंपनसेशन देना चाहिए। देन उसका इसके अलावा जो है आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भी कमीशन जा सकती है और उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है कि इसके अगेंस्ट ये आप डायरेक्टिव्स निकालो, ये आप जो है इसको सज़ा देनी चाहिए, ऐसी सज़ा देनी चाहिए, इसने ये काम गलत देने करा है। इसके अलावा जो सरकार से भी जो है ये कमीशन रिक्वेस्ट कर सकती हैं, बोल सकती हैं कि आप ऐसे रूल्स निकालो ताकि इन जो वीकर सेक्शन वाले हैं इनकी भलाई हो सके। तो इसका जो रोल होता है वो रिकमेंडेटरी, एडवाइजरी, ये ज़्यादा होता है। ये प्रेशर बनाने का काम पूरा करते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप्स, बट ये खुद से डिसीजन नहीं दे पाते। ये जो हैं खुद से सजा नहीं दे सकते, सजा को दिलवाएंगे, दूसरे से दिलवाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कनिका? पानी आप पढ़ो, इंटरवीनिंग इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया कि इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके अलावा ये कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, जैसे कि द कमीशन में विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की परमिशन के द्वारा वो कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर इंटरवीन कर सकते हैं, वो अपने विटनेसेस सामने रख सकते हैं, अपनी जितनी बातें कहना चाहें वो कह सकते हैं। उसके अलावा कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि आप एक पेंडिंग केस है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन आप हमारे हाथ में दे दीजिए, उसके फर्दर जो विटनेस है, जो भी हमें प्रूफ्स लाने हैं वो प्रूफ हमें लाने दीजिए। तो इसकी परमिशन भी मांग सकती है, क्योंकि ह्यूमन राइट के जो कमीशन वालों को होता है उनको ये डर रहता है कि कहीं ये जो विटनेस है वो डैमेज ना हो जाए, जो हमारे पास जितने भी थ्रेटेंड ना हो जाए, कोई एविडेंस डैमेज ना हो जाए, या कोई खतरा ना बन जाए उन पर। तो उनसे जो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है वो हम जल्दी से जल्दी सीक्रेटिव मैनर में कर लें। तो आप ये जो है इंटरवीन कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट वाले जो है जेल्स की जा जाके चेकिंग करते हैं, जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता है, वो ये देखते हैं कि उनकी लिविंग कंडीशन तो ठीक है, उनके साथ कोई बहुत बुरा ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा है, और अगर किसी जेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो उसकी रिकमेंडेशन वो गवर्नमेंट को देते हैं। उसके अलावा अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन, वो सारे ह्यूमन राइट लॉज स्टेट लेवल के, द देश के लेवल की और इंटरनेशनल लेवल के पढ़ते हैं, और सरकार को रिकमेंड करते हैं कि आप इनको और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करो, और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ है तो उसको नेशनल लेवल का भी पार्ट बनाओ। तो ये सब चीज़ें इनका रहता है। एंड ये बहुत रिसर्च करते हैं और लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश करते हैं, उनके राइट्स के लिए उनको राइट, ह्यूमन राइट लिटरेसी देते हैं, और लोगों को अवेयरनेस दिलाते हैं, उनको बताते हैं कि आपके ये सब हक हैं। वो कैसे बताते हैं? थ्रू मीडिया, थ्रू पब्लिकेशन, थ्रू सेमिनार, आपका स्लम्स एरिया में जा जाके लोगों को बताने का काम ये करते हैं। ये कमीशन जो है काफ़ी सारी एनजीओ का हेल्प लेती है अपने इस वर्क को पूरा करने के लिए। अब हम आते हैं कंप्लेंट मैकेनिज्म के ऊपर। कंप्लेंट मैकेनिज्म जो है, प्रोसीजर विद एनी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कनिका इसको रीड करो। तो कंप्लेंट मैकेनिज्म के अंदर क्या है, जिसके साथ गलत हुआ है वो या उसके बिहाफ पे कोई और जो है
वो किसी भी भाषा में जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है। आप ऑनलाइन कर सकते हैं nhrc.nic.in की साइट पे जाके, या आप पेपर पेन माध्यम से राइट कर सकते हो, या वेबसाइट पे जाके भी आप इनको ईमेल वगैरह भी कर सकते हो। तो पोस्ट, फैक्स, ईमेल सब चलेगा, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे कंज्यूमर का कमीशन, सॉरी, ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर कंप्लेंट करने के लिए। बट आपके साथ जब गलत हुआ है विद इन 1 ईयर आपको कंप्लेंट करनी होगी, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगी बात, वो नहीं एक्सेप्टेबल होगी। आप बोलो कि 2 साल पहले इसने मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे बहुत मारा पीटा था, नॉट एक्सेप्टेबल। अब हम जो है इसके अंदर देखते हैं कि फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या भरना होता है। आपका नाम, आपका आप सेक्स वाइज मेल हो या फीमेल हो, आपका स्टेट, फुल एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, इंसिडेंट डिटेल्स, कहाँ हुए, कौन सी जगह पे हुए, कौन सी तारीख को हुए, फिर विक्टिम की डिटेल्स कि जिसके साथ गलत हुआ है उसका सारा, मतलब अगर आप किसी के बिहाफ पे कर रहे हो तो ठीक है। फिर ब्रीफ समरी आपको लिखनी होती है, एग्जैक्टली हुआ क्या है। फिर जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है वो क्या आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री का तो नहीं है, अगर है तो वो मार्क करो। और सिमिलर कंप्लेंट क्या पहले भी ऐसी मार्क, आपने पहले भी कभी कंप्लेंट करी है एनएचआरसी या फिर स्टेट को, तो बताओ। अगर कर रखी है तो हाँ या ना वो बताएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी वाला बंदा है उसकी क्या डेजिग्नेशन है वो सब भी बताओ आप। या फिर जो है पब्लिक सर्वेंट और उसकी जो सीनियर अथॉरिटी है उसका भी आप मेंशन कर सकते हो। और प्रेयर वगैरह जो भी आप अपनी तरफ से चाहते हो कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो बदले में, वो भी आप लिख सकते हो कि मेरे साथ ये गलत हुआ और उसके बदले में मैं ये चाहता या चाहती हूँ, वो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है गाइडलाइंस ऑन हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट। आपका जो ये है इन क्लास एक्सरसाइज जो आपकी थी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो गाइडलाइंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको कोई भी 6 गाइडलाइंस याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल इसके अंदर 12 गाइडलाइंस हैं। मैं सारी पढ़ूंगी, 6 आपको याद होनी चाहिए, और यहाँ से 1 मार्कर्स भी आ जाते हैं, वो सारे करेंगे। सबसे पहले पहली गाइडलाइन, कंप्लेंट जो है वो जिसके साथ गलत हुआ विक्टिम खुद भी कर सकता है या उसका रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। आप हिंदी, इंग्लिश या किसी भी भाषा में कर सकते हो। अच्छा तुमने पूछा था, इसमें फ्रेंच वगैरह नहीं आ सकती, वही 8 शेड्यूल की 22 लैंग्वेजेस आ सकती हैं। बोडो, मैथिली, सांथली, डोगरा, डोगरी, ठीक है। ये सारी भाषाएं आ सकती हैं, 22 भाषाएं जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। और हिंदी और इंग्लिश, गुजराती, उड़िया। फ्रेंच जर्मन वाला नहीं आएगा, कनिका, ठीक है। कंप्लेंट पोस्ट, फैक्स और ईमेल दोनों से हो सकते हैं, कोई फीस चार्ज नहीं होगी। इस कंप्लेंट के अंदर आपको बताना है कि क्या क्या वायलेशन हुआ है, क्या नहीं हुआ है। किसी अगर सरकारी अधिकारी की तरफ से कोई नेग्लिजेंस हुआ आपको बताना होगा, कौन से एरिया के अंदर वो लगता है, ठीक है। पर 1 साल के अंदर अंदर ही आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी, ठीक है। पर आपकी राइटिंग समझ में आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, राइटिंग सुधार लेना। 7th पॉइंट कि आपकी जो कंप्लेंट है अगर वो लेजिबल ही नहीं है तो कोई क्या समझेगा। नेम ऑफ द विक्टिम, उसका सारा का सारा आपको डेटा देना होता है। एनक्लोज फॉर्मेट में पूरा आपको जो है अच्छे से देना होता है। तो और कंप्लेंट जो है, किस तरीके की कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया जाता है, किस तरीके की कंप्लेंट को नहीं लिया जाता है। इलेजिबल, पढ़ने लायक नहीं है। वेग, एनोनिमस, मैं कोई हूँ, मेरे साथ कुछ हो गया कुछ दिन पहले, नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप वेग, एनोनिमस, सुडोनोमस नहीं होनी चाहिए। फ्रिवलस, ट्रिवियल जो होनी इन नेचर, एक सेकंड इसका मैं एग्जैक्टली बताती हूँ। ट्रिवियल इन नेचर तो एग्जैक्ट, तो अगर आपकी कंप्लेंट विच इज़ नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट है, आपकी कुछ इस तरह से है, आज मुझे चींटी दिखी और मैं चिल्लाई तो मेरे पति ने मुझे डांटा, मेरे पति पे केस करो, ये नहीं चलेगा। तो आपका जो है ट्रिवियल नहीं मैटर होना चाहिए। द मैटर विच आर पेंडिंग बिफोर द स्टेट राइट, अगर आपने ऑलरेडी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर लिखा हुआ है लेटर, तो ना एनएचआरसी उसको नहीं लेगा। एक जगह पे कंप्लेंट कर दी है, एक ही बात है, तो आप चाहे स्टेट में करो चाहे नेशनल में, अगर एक जगह कंप्लेंट कर दी है तो दोबारा आगे नहीं ली जाएगी। एनी मैटर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फ्रॉम द डेट, स्टेट का नहीं लेंगे। लेट्स सपोज एक वुमेन है, वो वुमेन कमीशन में भी कर सकती है और ह्यूमन राइट कमीशन में भी कर सकती है। तो अगर उसने वुमेन कमीशन में कर रखा हो और ह्यूमन में भी कर रही हो, इस तरह से। और अगर वुमेन में नहीं रखा तो भी नहीं लेंगे। मतलब अगर आपने किसी भी एक कमीशन में डाल रखा है या स्टेट लेवल पे डाल रखा है, वो नहीं लेंगे। अगर आपने इसे यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हाँ मैंने कहीं और डाल रखा है, तो फिर उसकी कंप्लेंट को ये नहीं लेंगे, मना कर देंगे कि तुम्हारा ऑलरेडी चला हुआ ना केस, बराबर ही है, ये बोल देंगे, ठीक है। एनी,
फिर आप अपने लेटर में क्लियरली मेंशन करो कि इट्स बिन 1 मंथ, इट्स बिन 2 डेज, इट्स बिन 20 डेज, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनका। मैंने कंप्लेंट करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं है उनका। तो फिर उनसे वो फिर आपस में बात करेंगे, NHRC वाले और स्टेट वुमेन कमीशन, सॉरी आपके जो वुमेन कमीशन वाले हैं NWC वाले, वो आपस में बात करेंगे कंप्लेंट को लेके। आपकी कंप्लेंट तब तक पिक नहीं होगी जब तक वहां से क्लियर चिट ना आ जाए कि हमने नहीं लेनी इनकी। ठीक है, क्योंकि इनकी जो कॉम्पोजिशन होती हैं ऑलमोस्ट काफ़ी मैचिंग कॉम्पोजिशन होती हैं, सारे जितने भी ग्रुप्स होते हैं, जितने भी कमीशन हैं, इनकी कॉम्पोजिशन काफ़ी मैचिंग कॉम्पोजिशन है। तो ये आप इस सरकारी विभाग के पास है, उसके पास है, उनका काम एक जैसा सही है। तो अगर उन्होंने नहीं करा तो आप स्टेटस देख सकते हो इनका, देखो आप ऑनलाइन स्टेटस देखोगे, अगर उस ऑनलाइन स्टेटस में नहीं दिखा रहा तो आप उसका वो दिखा दो, उसको उसका प्रिंट आउट निकाल के डाल सकते हो कि हमने डाला था पर वो अभी तक दिखाई नहीं दिया, उनका स्टेटस ही पेंडिंग आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, हमें कोई रिवर्ट नहीं आया, तो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देन एलिगेशन इज नॉट अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट, any matter of the expiry of 1 year, allegation is not against any public servant। एक बार ये चेक करना। तो इसमें सरकारी जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट ही कंप्लेंट जाएंगी। द इशू रिलेटेड टू सिविल डिस्प्यूट सच एज प्रॉपर्टी राइट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं जाएंगे, प्रॉपर्टी मैटर्स नहीं जाएंगे। ठीक है, सर्विस मैटर्स, इशू रिलेटेड टू आपकी सर्विस के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो मैटर्स भी नहीं जाएंगे। इशू रिलेटेड टू लेबर डिस्प्यूट भी नहीं जाएगा क्योंकि उसके लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस मैटर के लिए अलग से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इसलिए वो इनमें नहीं जाएगा। एलिगेशन डू नॉट मेक आउट स्पेसिफिक वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसके अंदर किसी ह्यूमन राइट वायलेशन के बारे में नहीं देखने को मिल रहा है तो वो नहीं जाएगा इसके पास। अगर वो आपका कोई मैटर ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहा है वो नहीं जाएगा। द मैटर इज कवर्ड बाय जुडिशियल वर्डिक्ट डिसीजन ऑफ द कमीशन, ये भी अगर आप जुडिशरी का पार्ट है और किसी और कमीशन का पार्ट है, इसके अंदर भी वही बात होगी, किसी और कमीशन का पार्ट है तो भी आपके पास नहीं जाएगा, तो आप मना कर सकते हैं NHRC। ठीक है, एक बार ये रीड करो, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट हम अपना मंडे को कवर करते हैं, एंड आई विल गिव यू क्वेश्चंस, फिर उसका खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर। ठीक है, बाय।